हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरसी चैनल। मैं डॉक्टर रमीता आहूजा, गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आहूजा मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर, कानपुर से। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर, जिसमें आप सबको गुड न्यूज़ मिलती है और इस मोमेंट का इंतज़ार आप सबको रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आप लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो और इन सब प्रॉब्लम्स की क्या रेमेडी है, क्या यूज़फुल टिप्स हैं और क्या इन्वेस्टिगेशंस आपको करानी चाहिए, और गर्भ में पलने वाले शिशु की बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि बेबी बम्प विजिबल होने लग जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर से, यानी कि 4th मंथ के बाद से आपको बेबी बम्प विजिबल होता है। तो यही बेबी बम्प आगे जाके साइज में और बड़ा हो जाता है। उसका जो लेवल है वो नेवल या नाभि के ऊपर चला जाता है और जब डिलीवरी का समय होता है तब ये जाकर रिब केज के नीचे, यानी कि पसलियों के नीचे तक चला जाता है 36 वीक्स पर। तो जिसकी वजह से इतना, जब यूट्रस का साइज बड़ा होता है तो जितने भी लीगामेंट्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। जब ये लीगामेंट स्ट्रेच होते हैं तो पेट के निचले हिस्से में दर्द होना स्वाभाविक सी बात है। तो इससे कुछ लेडीज बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, कहती हैं कि हमें पेन हो रहा है। तो इसकी रेमेडी यही है कि आप बहुत जेंटल मूवमेंट्स करिए, आप झटके से मत उठिए। जब आप बैठ के उठते हैं या लेट के उठते हैं तो ग्रेजुअली आप पहले करवट लीजिए, फिर बैठिए, फिर उठिए, और ज़्यादा पेन हो तो आप रेस्ट कर लीजिए। इसके अलावा इस ट्राइमेस्टर में यूट्रस के कुछ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। इसमें पेशेंट्स को पेन होता है, उसके साथ यूट्रस टाइट हो जाता है और यही कॉन्ट्रैक्शंस आगे जाके लेबर पेन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस या माइल्ड पेन्स के लिए आप बिल्कुल मत घबराइए, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। दूसरा सिम्टम जो कि होता है बैकएक का, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी था, वो भी इस ट्राइमेस्टर में और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है, क्योंकि इस टाइम स्पाइन का जो कर्वेचर है वो और ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, लंबर लॉर्डोसिस और ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी रेमेडी ये है कि बैकएक जब हो तो आप हॉट वाटर फर्मेंटेशन करिए, यानी गर्म पानी की सिकाई करिए। बैक की मसाज कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं वो आप कर सकते हैं। और जब आप सोते हैं, यानी जब आप रेस्ट करते हैं, तो आप प्रेगनेंसी पिलोज का यूज कर सकते हैं, उससे भी काफी रिलीफ मिलता है। अगला सिम्टम होता है स्ट्रेच मार्क्स का, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी था और अब स्ट्रेच मार्क्स और ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स का ट्रीटमेंट ये होता है, जैसे आपकी डिलीवरी होती है तो ये स्ट्रेच मार्क्स ऑटोमेटिकली लाइट हो जाते हैं, और अगर उसके बाद भी अगर ये परसिस्ट करते हैं तो आजकल इसका बहुत अच्छा लेजर ट्रीटमेंट है। प्रेगनेंसी में बस आपकी एक ही ड्यूटी है कि आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, जिससे आपको वहां पे इचिंग ना हो। एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम है जिसको हम लोग कहते हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब लाइट फील करना। लाइट कैसे फील करेंगे? जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो बेबी बम्प है, यानी जो यूट्रस है, वो पसलियों के पास तक पहुंच जाता है, लेकिन 36 वीक्स के आसपास जब बच्चे का सर पेल्विक बोन के अंदर एंटर करता है, यानी कि जब वो इंगेज हो जाता है, तो ऊपर का जो एरिया बिल्कुल फुल था वो खाली हो जाता है। जो एक रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज को थर्ड ट्राइमेस्टर में फील होता है, उसमें रिलैक्सेशन वो फील करती है, उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। तो इस फिनोमिना को हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। तो लाइटनिंग भी आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में मिलता है। फीटल मूवमेंट्स जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप फील करते थे वो भी और ज़्यादा होने लग जाते हैं। आप अपने बच्चे की किक्स और अच्छे से फील कर सकते हैं। बच्चा किक करता है, बच्चा जो है अपनी मुट्ठी को बंद करता है और स्ट्रेचिंग मूवमेंट भी करता है, जो कि हम लोगों को अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग अपने पेशेंट्स को कहते हैं बच्चे की मूवमेंट को ट्रैक जरूर करिए, और जिस दिन
आपको मूवमेंट कम फील हो तो आपको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। मूवमेंट्स का अब आप कहेंगे कि 1 घंटे में कितनी मूवमेंट्स होनी चाहिए, तो इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो 90 से लेकर 95% समय वो सोने में निकालता है। तो बच्चा जब जगा हो तभी मूवमेंट करेगा। तो 1 घंटे में ऑन एन एवरेज 5 मूवमेंट्स होनी चाहिए और 2 घंटे में आपको 10 मूवमेंट फील होनी चाहिए। लेकिन किसी दिन भी आपको लगे कि आपकी मूवमेंट्स कम हो रही है तो उस दिन आपको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। अगला सिम्टम इस ट्राइमेस्टर में होता है हार्ट बर्न एंड कॉन्स्टिपेशन, यानी कि सीने में जलन होना और कब्ज रहना। ये सिम्टम सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी होता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में और ज़्यादा होने लग जाता है। इसका रीज़न यही होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन्स की जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो स्लो हो जाती हैं। क्यों स्लो हो जाती है? क्यों हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट स्लो होती है और उसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होने लग जाता है। दूसरा, जो एसिड सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सीने में जलन होना, हार्ट बर्न होना, जिसको हम लोग कहते हैं, वो होता है। तो इसकी रेमेडी यही है कि आप पानी की मात्रा ज़्यादा करिए और थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ी थोड़ी देर में खाइए। और कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए आप हाई फाइबर डाइट लीजिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और खाने के बाद मूवमेंट ज़रूर करिए, थोड़ा टहलिए ज़रूर, जिससे आपको हार्ट बर्न ना हो। वैसे भी आप कुछ एक्सरसाइजेस करिए जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी कम होगी। अगला सिम्टम होता है इंक्रीज्ड यूरिनेशन का, बार बार यूरिन लगना। वो क्यों होता है? क्योंकि यूट्रस का साइज बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर पेशाब की थैली यानी कि ब्लैडर के ऊपर पड़ता है और पेशेंट को बार बार यूरिन फील होता है। ऐसे तो ये नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन इसके साथ अगर जलन हो या फीवर आ रहा हो तो इसका मतलब आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। जो हमारे पेशेंट्स हैं, कई पेशेंट्स यही कंप्लेन करते हैं, बहुत ज़्यादा थका महसूस करते हैं, अपने आप को मन करता है कि बस कुछ काम ना करें। तो इसका रीज़न एक तो यही है कि अब आपकी बॉडी का वेट बढ़ रहा है, आपकी बॉडी के ऊपर एक किस्म का लोड है, तो आप ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा फटीग्ड आउट फील करेंगे, यानी थका हुआ महसूस करेंगे। लेकिन इस सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको खून की कमी हो। तो अपना हीमोग्लोबिन नियमित रूप से चेक करवाइए और अपने डॉक्टर को आप ज़रूर दिखाइए। कई लेडीज़ को एक किस्म की होती है डिज़ायर कि वो मिट्टी खाएं, जिसको हम लोग टेस्ट परवर्जन कहते हैं, जिसको हम लोग पाइका भी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर आपने मिट्टी खाई तो आपके पेट में कीड़े जाएंगे, आपके वर्म्स जो हैं, आपके सारे जो भी हीमोग्लोबिन है वो और ज़्यादा आपका फॉल कर जाएगा। वो आप एक तरीके से बोले तो वो आपके खून को चूसेंगे, आपके पेट में जाके जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आपका है, वो उसको ले लेंगे। तो जिसकी वजह से आपको मिट्टी कभी नहीं खानी चाहिए। ये मैं सब पेशेंट्स के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। अगला सिम्टम होता है इसमें ब्रेथलेसनेस, यानी कि सांस का फूलना। अब कहोगे सांस क्यों फूल रहा है? सांस अनीमिया में भी फूलता है, यानी कि खून की कमी में भी फूलता है, लेकिन फिजियोलॉजिकली भी थोड़ा सा सांस फूलता है। रीज़न ये है क्योंकि जब यूट्रस का साइज बढ़ता है और वो पसलियों के पास तक पहुंच जाता है, तो जो डायफ्राम है, डायफ्राम एक पार्टीशन होता है चेस्ट और पेट के बीच का। हम लोग इनहेल करते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ आता है, और प्रेगनेंसी में डायफ्राम पूरी तरीके से नीचे नहीं आता, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होती है। लंग्स को एक्सपैंड करने का पूरी जगह नहीं मिलती है। लेकिन जब लाइटनिंग होती है, यानी कि जब हेड एंगेज हो जाता है, तो ये ब्रेथलेसनेस खत्म हो जाती है। इसके अलावा कई पेशेंट्स को पैर में या पूरी बॉडी में सूजन भी आ सकती है। अगर खाली पैर में सूजन है, जो कि सुबह के टाइम नहीं रहती, शाम के टाइम ज़्यादा रहती है, तो ये फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग है। उसके लिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत लंबे समय तक पैर लटका के ना बैठें, और जब आप लेटते हैं तो अपने पैरों को थोड़ा एलिवेट कर लें, यानी कि उसके नीचे पिलो लगा लें। लेकिन अगर ये स्वेलिंग थ्रू आउट रहती है, इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है,
हो सकता है आपको खून की कमी हो, और इसके बाद आपको बीपी भी जरूर चेक कराना चाहिए। हो सकता है प्री एक्लैम्पशिया का भी लक्षण हो सकता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर इतनी स्वेलिंग है तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए। कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है। तो होता क्या है कि इसमें लिवर भी स्लो डाउन कर जाता है। कोलेस्टासिस यानी बाइल एसिड्स जो हैं वो एक्यूमुलेट करने लग जाते हैं, और ये जब बाइल एसिड्स हमारे ब्लड में बढ़ते हैं तो उसकी वजह से इचिंग होती है। और अगर बाइल एसिड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कोलेस्टासिस ऑफ प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से बॉडी में इचिंग होने लग जाती है। तो इसके लिए हम लोग अपने पेशेंट्स को कुछ मेडिसिन देते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को अपने लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराने चाहिए और अपने डॉक्टर को नियमित रूप से दिखाना चाहिए। तो ये थे कुछ सिम्टम्स और कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हमारी प्रेग्नेंट लेडीज थर्ड ट्राइमेस्टर में फेस करती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि गर्भ में पल रहे बेबी के क्या चेंजेस हो रहे हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी की बॉडी पर जो फैट डिपोजिशन है वो होने लग जाता है। शुरू में फैट डिपोजिशन नहीं होता, जितना भी फैट जो आता है बेबी की बॉडी पर वो थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है। फैट क्यों जरूरी है? ये जरूरी है थर्मोरेगुलेशन के लिए। थर्मोरेगुलेशन यानी कि बॉडी के तापमान को कंट्रोल करने के लिए। और थर्ड ट्राइमेस्टर में बॉडी की जितनी बोन्स होती हैं बच्चे की वो हार्ड होने लग जाती हैं, खाली स्कल बोन्स छोड़ के। क्यों? क्योंकि अगर स्कल बोन्स यानी सर की बोन्स भी हार्ड हो गई तो डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी? तो इसके लिए वो बोन्स हमेशा के लिए सॉफ्ट रहती हैं, और बच्चा जो होता है उसका सर नीचे आ जाता है, यानी कि केफेलिक प्रेजेंटेशन हो जाती है 36 हफ्ते के बाद। लेकिन कुछ लोगों में, कुछ प्रेगनेंसीज में जो बॉटम का हिस्सा है वो नीचे रहता है, जिसको हम लोग ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं, या आप लोग कहते हैं बच्चा उल्टा है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ये भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। जन्म के समय बच्चे का जो लेंथ होती है, हाइट होती है, लगभग 47 सेंटीमीटर से लेकर 53 सेंटीमीटर तक होती है, और जो वेट होता है वो 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक होता है। इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, कभी कभी 4 किलो के भी बच्चे होते हैं, लेकिन उस कंडीशन में हम लोग उसको मैक्रोसोमिया कहते हैं। उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। अब बच्चे की इस समय तक बॉडी के सारे पार्ट्स बन चुके होते हैं, लेकिन उनका फर्दर मैच्योरेशन प्रोसेस चलता है। लंग्स जो होती हैं वो 34 वीक्स तक मैच्योर हो जाती हैं। मैच्योरेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक केमिकल होता है सरफैक्टेंट, जो कि लंग्स में सिक्रीट होने लग जाता है 34 वीक्स के बाद। सरफैक्टेंट का ये फंक्शन होता है, जैसे पानी के बुलबुले फूले हुए रहते हैं, वैसे ही सरफैक्टेंट लंग्स को फुला के रखता है, जिससे कि लंग्स में एयर आ सके। तभी हम कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो हम लोग कहते हैं कम से कम 34 वीक्स तो कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि 34 वीक्स पे लंग्स बच्चे की मैच्योर हो जाती हैं। लंग्स के अलावा बॉडी के जितने सिस्टम्स हैं, आपका ब्रेन, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन्स, ये सारे जितने भी सिस्टम्स हैं वो फर्दर मैच्योर हो जाते हैं और डिलीवरी के समय की तैयारी करने लग जाते हैं। बच्चे के जो नेल्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और बच्चा जो है उसको दिखाई भी देता है और उसको सुनाई भी देता है। दिखाई उसको देने लग जाता है कम से कम 27 वीक से, वो सारे जितने भी आपकी लाइट है उसका रिस्पॉन्स रहता है लाइट के प्रति, और 24 वीक से सुनाई भी देता है। तभी हम लोग अपने पेशेंट्स को कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आप अच्छा लिटरेचर पढ़िए, अच्छी बातें करिए, और जो भी कह रहे हैं कुछ अच्छा बोलिए, जिससे कि बच्चे को उस चीज का अच्छा इम्पैक्ट पड़े, जिसको हम लोग एपिजेनेटिक्स कहते हैं। बच्चे के शरीर पर जो महीन बाल, जिसके बारे में हम लोगों ने सेकेंड ट्राइमेस्टर में बात करी थी, जिसको हम लोग लैन्यूगो हेयर कहते हैं, वो धीरे धीरे हटने लग जाते हैं। वर्निक्स कैजियोसा जो एक किस्म की सफेद रंग की झिल्ली थी, वो भी धीरे धीरे छटने लग जाती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। बच्चा पूरी तरीके से तैयारी करता है बाहर निकलने की। बच्चे की मूवमेंट्स, खास करके जो सकलिंग मूवमेंट्स है, वो भी शुरू हो जाती हैं। कभी कभी हम लोग अल्ट्रासाउंड में हमको ये मूवमेंट्स दिखाई भी देती हैं। और हम लोग कब कहते हैं बच्चा पूरा मैच्योर हो गया है बाहर निकलने के लिए? 37 वीक्स पे, यानी कि 8.5 महीने पर। 37 वीक्स के बाद की जो डिलीवरी होती है उसको हम लोग टर्म डिलीवरी कहते हैं या टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर उसके बाद किसी को डिलीवरी होती है
तो उसमें डरने की कोई बात नहीं होती। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या टेस्ट कराने चाहिए। इस दौरान जो टेस्ट हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में कराए थे और जिनमें कमी आई थी, तो वो टेस्ट हम लोग रिपीट करते हैं। हीमोग्लोबिन भी रिपीट किया जाता है, और अगर पूरी बॉडी में स्वेलिंग है तो उस केस में फिर हम लोग यूरिन टेस्ट भी करा के देखते हैं कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं निकल रहा है। बॉडी में खुजली है तो हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। और इसके अलावा डॉपलर फ्लो स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं 7 महीने के बाद। इससे हमें क्या पता चलता है कि बच्चे को खून की सप्लाई अच्छे से पहुंच रही है कि नहीं। और अगर पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मूवमेंट कम हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग करते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट, NST जिसको कहते हैं। इसमें हम लोग माँ के पेट पर एक प्रोब लगा देते हैं और बच्चे की हार्ट की ट्रेसिंग्स को देखते हैं। हार्ट की ट्रेसिंग्स को देखकर हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि बच्चा सही है कि नहीं सही है, उसको कहीं डिलीवर करने की जरूरत तो नहीं है तुरंत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि हम लोग 3rd ट्राइमेस्टर में कराते हैं। अब अलार्मिंग सिम्टम्स क्या हैं? अलार्मिंग सिम्टम्स, सबसे पहले आपको बच्चे की मूवमेंट का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको किसी दिन लग रहा है मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं मूव कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए और NST कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। दूसरा अलार्मिंग सिम्टम है वाटर लीक होना। आप सब लोग जानते हैं बच्चा जो है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रहता है, जो कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर होती है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो जाए तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लीक करने लग जाता है। तो अगर लीकिंग हो गई स्टार्ट, तो इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट लेबर में जा सकता है। तो उस समय आपको अपने डॉक्टर को जरूर रिपोर्ट करना है। अगर ब्लीडिंग होने लग जाए तब भी आपको जाना है। हो सकता है कहीं प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से ब्लीडिंग हो रही हो। और अगर लेबर पेन्स हो गए हैं शुरू, तब भी आपको जाना है। लेबर पेन्स कैसे आप जानोगे आपको लेबर पेन्स है? लेबर पेन्स यूजुअली बैक से शुरू होते हैं, यूट्रस की तरफ आते हैं। पहले शुरुआत में वो हो सकता है 1-1 घंटे पर आए। जब पेन आता है यूट्रस बिल्कुल टाइट हो जाता है। फिर धीरे धीरे आधे घंटे पर आते हैं, फिर 15-15 मिनट पर। जैसे जैसे बढ़ते हैं उनकी इंटेंसिटी स्ट्रांग हो जाती है। और अगर ये पेन्स रेगुलर आ रहे हैं, दैट मीन्स लेबर पेन्स शुरू हो गए हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स फॉल्स पेन्स को लेबर पेन्स मान लेते हैं। फॉल्स पेन्स कभी भी लगातार नहीं आते, आएंगे, अगर आपने कोई पेन किलर ले ली उसी टाइम वही स्टॉप हो जाएंगे। लेबर पेन्स पेन किलर लेने के बाद भी नहीं रुकेंगे जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जब आपको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। तो ये थी सारी जानकारी 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर डालें, हम या हमारा कोई टीम मेंबर इसको रिस्पॉन्ड करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार।